हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप यू आर हैप्पी एंड डूइंग वेल स्टडी। आज का जो अपना वीडियो है, ये वीडियो जो है वो है नेचुरल रिसोर्सेस एंड देयर यूज़। ये जो चैप्टर है क्लास 8 सोशल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेस एंड देयर यूज़, इसका ये लास्ट का पार्ट है। और इस लास्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, स्टेवॉर्डशिप। इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। जो प्राकृतिक संसाधन है नेचुरल रिसोर्सेस से, उनका जिम्मेदारी और समझदारी से उपयोग। और स्टेवॉर्डशिप का मतलब होता है संरक्षण। इस पॉइंट को इस वीडियो में हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहता हूँ आपके काम के। तो इसका मतलब है कि हमारे चैनल पे आपको 6 to 10 तक के सीबीएसई के इंग्लिश और सोशल साइंस और साथ साथ साइंस के वीडियो आपको मिलने वाले हैं। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे रिस्पॉन्सिबल एंड वाइड यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, स्टेवॉर्डशिप। इस पॉइंट को डिटेल में समझने के लिए रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, स्टेवॉर्डशिप। स्टेवॉर्डशिप का मतलब होता है संरक्षण। तो इसका मतलब है कि जो नेचुरल रिसोर्सेस है, इनका जिम्मेदारी और समझदारी से उपयोग, ये टाइटल है हमारा। यहाँ पे किस तरह से हम उसका समझदारी और जिम्मेदारी के साथ उसका उपयोग कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेस का, इसके बारे में इस पॉइंट में हम समझने वाले हैं। तो क्या दिया है देखिए, सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ रिक्वायर्स that we respect nature and use natural resources in a way that enable the restoration and regeneration of renewable resources। हमें क्या करना पड़ेगा, अगर पृथ्वी पर जीवन बनाए रखना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी रिस्पेक्ट नेचर एंड यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमें नेचर का, प्रकृति का और नेचुरल रिसोर्सेज का सम्मान करना होगा। इन अ वे दैट इनेबल द रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और किस तरह से ये सम्मान या फिर जिसे बोल सकते हैं हम यूज़ कर सकते हैं, तो हमें टाइम देना पड़ेगा क्या करने के लिए, तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनका रिस्टोरेशन होने के लिए, उनका रीजनरेशन होने के लिए हमें टाइम देना होगा। इस तरह से हमें उसे यूज़ करना होगा कि जो संसाधन है, रिसोर्सेज है, वो क्या हो सके, तो फिर से पैदा हो सके, फिर से बन सके। एंड द रिस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल वन। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, इसका मतलब है कि ऐसे रिसोर्सेस की जो जल्दी वापस नहीं मिलते, ऐसे रिसोर्सेस का, ऐसे संसाधनों का हमें क्या करना पड़ेगा, तो सावधानीपूर्वक या फिर हमें उसे सोच समझकर हमें उनका प्रयोग करना होगा, उपयोग करना होगा। इसके बाद दिया देखो, साइंटिस्ट स्टडिंग दीज एस्पेक्ट्स हैव वॉर्न दैट द इररिस्पॉन्सिबल ट्रीटमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैड लेड टू पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड क्लाइमेट चेंज विच हैज़ बीन टेकिंग प्लेस एट एन इंक्रीज पेस इन रिसेंट ईयर। अभी ये जो साइंटिस्ट है, उनके स्टडी के हिसाब से उन्होंने क्या किया है, तो वॉर्न किया है, चेतावनी दी है। अगर इस तरह से हम जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज से, उनका हम इररिस्पॉन्सिबल ट्रीटमेंट करेंगे, उनके साथ इररिस्पॉन्सिबल मीन्स उनका अगर उपयोग कर रहे हैं, लापरवाही से उनका उपयोग करेंगे, तो इससे क्या होगा, तो प्रदूषण होगा, इट लेड टू पोल्यूशन। इसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी लॉस मीन्स ये जो विविधता है उनमें कमी आएगी। इसका मतलब है कि अभी विविधता का मतलब दिया है, देखो बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब दिया है द डिक्लाइन इन द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जो अलग अलग तरह की जिंदगियाँ है, लाइफ है, जीवन है अर्थ पे, वो उसमें क्या होना, तो कमी आना या फिर वो नष्ट होना। इसका मतलब ये पौधे हैं या फिर जानवर है, इनकी प्रजातियाँ जो है वो नष्ट होना शुरू हो जाएगा अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का सावधानीपूर्वक अगर उनका उपयोग नहीं कर रहे, या फिर हम उससे गलत तरीके से उसका उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसा होगा। और क्लाइमेट चेंज भी होगा, क्लाइमेट में परिवर्तन होगा। इस तरह की समस्या क्या हो सकती है, तो बढ़ सकती है। ऐसे किसने बताया, तो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने बताया, जो वार्न कर रहे हैं सबको कि हमें क्या करना होगा, तो सावधानीपूर्वक नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना होगा। आगे दिया देखो, रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इनका क्या करना, तो पुनर्स्थापना करना, रिस्टोरेशन करना या फिर रीजनरेशन करना, पुनर्जनन करना। इसके बारे में हम समझेंगे। अभी देखिए क्या दिया है, 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं कि हाउ आर पुशिंग द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बियॉन्ड देयर कैपेसिटी टू रीजनरेट। 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि किस तरह से ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उनका उपयोग उनकी क्षमता से अधिक
हो रहा है, ये हम इस 2 एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो दिया है सबसे पहले, मेनी फार्मर्स इन आवर कंट्री एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस। हमारे देश में बहुत सारे जो किसान हैं, फार्मर्स है, वो क्या करते हैं तो सिंचाई करने के लिए, उनकी ज़मीन की सिंचाई करने के लिए ज़मीन के नीचे वाला पानी वो निकालते हैं, ग्राउंड वाटर उससे वो बाहर निकाल रहे हैं। अभी इन मोस्ट स्टेट्स, बहुत ज़्यादातर ऐसे राज्य है जहाँ पर द एक्सट्रैक्शन रेट इज़ ग्रेटर दैन द रेट एट विच द वाटर टेबल इज़ रिप्लेनिश। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो बहुत गति से निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्शन बहुत, उसकी जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है पानी ग्राउंड वाटर निकालने का। किससे ज़्यादा? ये जो पानी दोबारा भरता है उस गति से ये ज़्यादा है। रिप्लेनिश होता है मीन्स दोबारा भरना, वाटर टेबल फिर से रिकंडीशन पे लाना, पहले जैसे कंडीशन थी वैसे रिप्लेनिश होना, इसे हम बोलते हैं। तो यूज़ ज़्यादा हो रहा है और वापस जो भरण हो रहा है उसका वो कम हो रहा है, ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ओवर टाइम दिस डिफिसिट built up, leading to higher cost of extraction of groundwater and eventually to its unavailability। अभी आप देख सकते हैं कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, तो धीरे धीरे पानी जो है वो कम होते जा रहा है, और इसका परिणाम ये होगा कि होता है कि भूजल जो है वो और महंगा होता जा रहा है, उसका एक्सट्रैक्शन जो है ग्राउंड वाटर का वो क्या होता जा रहा है, तो और भी महंगा होता जा रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा कि इवेंचुअली टू इट्स अनअवेलेबिलिटी, एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत सारी जगहों पे पानी उपलब्ध ही नहीं होगा। इट हैज़ बीन प्रेडिक्टेड दैट मेनी ऑफ आवर ग्रोइंग सिटीज़ विल रन आउट ऑफ ग्राउंड वाटर सून। ओके, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, ऐसा प्रेडिक्शन किया जाता है कि बहुत सारी जो शहर है, सिटीज़ है, उनका जो भूजल है, ग्राउंड वाटर है, वो क्या हो जाएगा, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। इनिशिएटिव्स टू रेज ग्राउंड वाटर लेवल हैज़ बीन लॉन्च टू रेमेडी दिस। इस समस्या को हल करने के लिए जो ग्राउंड वाटर स्तर है उनको बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई गई है, जैसे कि प्रैक्टिस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, जो ट्रेडिशनल पारंपरिक उसे बोला जाता है वाटर हार्वेस्टिंग जो है, ओके, इसे यूज़ किया जा रहा है। रिजेन्युएशन ऑफ पॉन्ड्स एंड टैंक्स, जो तालाब है, कुएँ जो है, उन्हें क्या करना, फिर से जीवित करना, पुनर्जीवन उनका। कटिंग डाउन ऑन वेस्टफुल कंजम्पशन ऑफ वाटर, पानी की जो बर्बादी उसे कम करना। प्रोसेसिंग एंड रीयूजिंग वाटर आर सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज अटेम्प्टेड। इसे वो और एक जो चीज़ है उसमें क्या करना, तो पानी का दोबारा इस्तेमाल करना, इस तरह की स्ट्रैटेजीज इसमें शामिल है। अंडरस्टैंड। सिमिलरली द इम्प्रॉपर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हैड लेड टू सॉइल डिग्रेडेशन। अभी दूसरा एग्जाम्पल ऐसा है कि इसी तरह से आप देख सकते हैं कि इम्प्रॉपर यूज़, जो इम्प्रॉपर गलत यूज़ हो रहा है किसका, केमिकल फर्टिलाइजर्स का, रासायनिक जो खाद है या फिर पेस्टिसाइड्स मीन्स कीटनाशक है, इनका इम्प्रॉपर यूज़ किया जाना, गलत उपयोग करने की वजह से जो सॉइल है, सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है, मीन्स मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो खराब हो रही है। ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस कंसिडर्ड सॉइल टू बी पार्ट ऑफ मदर अर्थ। जो पारंपरिक खेती थी उसमें आप देख सकते हैं कि धरती माँ, मिट्टी जो है वो धरती माँ का हिस्सा माना जाता था, मदर अर्थ का ये हिस्सा है क्या, सॉइल, ऐसा माना जाता था ट्रेडिशनल फार्मिंग में। ओके, प्रैक्टिसेस लाइक द यूज ऑफ काउ डंग एंड अदर नेचुरल फर्टिलाइजर्स, मल्चिंग, मल्टीक्रॉपिंग एंड सो ऑन इनेबल हॉलिस्टिक सॉइल मैनेजमेंट। हम सब जानते हैं कि तब क्या करते थे, किसान जो थे वो गोबर का यूज़ करते थे, काउ डंग का यूज़ करते थे, उसके बाद कुछ नेचुरल फर्टिलाइजर्स, प्राकृतिक खाद जिसे बोला जाता है, मल्चिंग मिस गीली घास, उसके बाद मल्टी क्रॉपिंग, मिश्रित ऐसे फसलें होती थी, इन सब का उपयोग किया जाता था, करते थे इसका उपयोग। इससे क्या होता था, तो हॉलिस्टिक सॉइल मैनेजमेंट होता था। इसका मतलब है कि मिट्टी का सही ढंग से संरक्षण और देखभाल इससे होती थी। We must learn from these practices and apply them in our current situation to prevent further degradation। इसीलिए हमें क्या करना होगा, तो इस सिस्टम का ये जो चीज़ें हैं इसे हमें सीखना होगा और उन्हें प्रैक्टिस में लाना होगा, जो करंट सिचुएशन इसे प्रिवेंट करने के लिए, जो अभी मिट्टी जो बिगड़ रही है, ओके, इसके लिए हमें ये सीखना होगा, ये पारंपरिक तरीके हमें सीखने होंगे और इसे अपनाना होगा आज के दिनों में, ताकि जो मिट्टी है वो बिगड़ने से इसे बचाया जा सके।
वी नीड टू रिप्लेनिश एंड रिजेन्युएट आवर सॉइल, हमें मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाना है और उसका पुनर्जीवन भी हमें करना होगा। एक इमेज दिए देखो आप, यहाँ देख सकते हैं कि क्रॉप फेलियर ऑन अकाउंट ऑफ इनजुडिशियस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, रासायनिक खाद, इसका गलत या फिर अत्यधिक उपयोग से फसल किस तरह से खराब हो रही है, आप यहाँ पे इस इमेज से समझ सकते हैं। अभी अगला जो पॉइंट है अपना वो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, अ केसलेट फ्रॉम पंजाब। पंजाब की स्टडी करेंगे हम केस, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ओवर एक्सप्लॉयटेशन मीन्स ओवर यूज हो रहा है किसका, ग्राउंड वाटर का, भूजल का। तो अ क्राइसिस क्या दिया देखिए, अ क्राइसिस हैज़ अनफोल्डेड इन द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ पंजाब वेयर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैव बीन सीवियरली डिप्लेटेड। पंजाब क्या है, तो एक उपजाऊ ज़मीन वाला स्टेट है। यहाँ पे एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, देखो क्राइसिस में समस्या, एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि भूजल जो है उसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और इसका ज़्यादा इस्तेमाल होने के कारण वो जो भूजल है वो लगभग ख़त्म होने की कगार पर है। उस स्थिति में वो है, डिप्लेट मीन्स ख़त्म होना। पंजाब वॉज होम टू द ग्रीन revolution that fed a large proportion of our population and contributed to India becoming self-sufficient in food। पंजाब में क्या हुआ था, हरित क्रांति शुरुआत हुई थी या फिर वो उसका केंद्र था पंजाब, और इस वजह से आप देख सकते हैं कि पंजाब ने हमें, भारत को क्या किया है, तो अनाज में आत्मनिर्भर बनाया है, बनाने में सक्सेसफुल हुए ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से। और वो सबसे पहले उसका प्रयोग पंजाब में हुआ और अपना जो लार्ज पॉपुलेशन है उसका जो डिमांड है फूड का, वो कंप्लीट करने में पंजाब ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है और भारत इसकी वजह से अनाज में आत्मनिर्भर बन पाया था। टुडे द सेम स्टेट फेसेस इश्यूज ऑफ सस्टेनेबिलिटी, नेचर हैज़ बीन एक्सप्लॉइटेड बियॉन्ड रीजनरेशन एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। अभी यही जो पंजाब है वो क्या कर रहा है, तो बहुत बड़ी समस्या झेल रहा है, और वो क्या है, तो सस्टेनेबल फार्मिंग, ओके, जो टिकाऊ खेती है उसकी समस्या से वो घिरा हुआ है आज पंजाब। अभी इसका रीज़न क्या है, तो नेचर हैज़ बीन एक्सप्लॉइटेड बियॉन्ड रीजनरेशन, जो नेचर है उसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया है कि वो जनरेट होने से भी ज़्यादा उसका यूज़ हुआ है। तो हाउएवर दिस कंसर्न इज़ नॉट पर्टिकुलर टू पंजाब, इट अफेक्ट मेनी अदर स्टेट्स। अभी ये जो समस्या है सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है, तो बहुत सारे स्टेट में भी ये इम्पैक्ट ये देखने को मिल रहा है। इन 1960s के दशक में फार्मर्स शिफ्टेड टू हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ व्हीट एंड पैडी। तो जो किसान है 1960s में उन्होंने क्या किया, तो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ मीन्स ज़्यादा उपज देने वाली जो किस्म की जो सीड्स है उन्हें यूज़ किया, और उसमें से स्पेसिफिकली किसको, व्हीट और पैडी का उन्होंने यूज़ किया। अंडरस्टैंड, क्योंकि इससे ज़्यादा क्या मिलेगा, प्रोडक्शन मिलेगा, इस तरह की हाई यील्डिंग वैरायटी का उन्होंने यूज़ किया। उन्होंने मीन्स फार्मर्स ने यूज़ किया, किसानों ने यूज़ किया 1960 के दशक में। दिस रिक्वायर्ड मोर वाटर दैन द ट्रेडिशनल सीड्स एंड फार्मर्स बिगन टू एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर टू मीट दिस नीड। अभी ये जो HYV सीड है, हाई यील्डिंग वैरायटी, अभी हाई यील्डिंग वैरायटी को शॉर्ट में अगर किया जाए तो उसे बोला जाएगा HYV सीड, हाई यील्डिंग वैरायटी। अभी इसको जो है आप देखेंगे कि पारंपरिक जो सीड है उसकी तुलना में इसे ज़्यादा पानी लगता है, पानी इसे चाहिए होता है। तो इसके लिए जो फार्मर्स है वो इसको किस तरह से फुलफिल कर रहे थे इस ज़रूरत को, तो जो ग्राउंड वाटर है, भूजल है, उसे निकाल कर वो क्या कर रहे थे, इसकी ज़रूरत पूरी कर रहे थे। इन एडिशन द सप्लाई ऑफ फ्री पावर लेड टू द ओवर पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, अ सिचुएशन स्टिल प्रीवैलेंट इन मच ऑफ इंडिया टुडे। इसके अलावा सरकार ने क्या की, तो मुफ्त बिजली दिया। इसके कारण क्या होगा, तो जो किसान है वो बिना सोचे समझे पानी क्या कर रहे, तो खींच रहे हैं नीचे से ग्राउंड वाटर से। अंडरस्टैंड, अभी भी बहुत सारे स्टेट्स में ये जो सिस्टम है वो प्रीवैलेंट मीन्स प्रचलित है, अभी भी वो चल रहा है। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स also require the use of chemical pesticides and fertilizers। अब ये जो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक है, आधुनिक खेती जिसे कहा जाता है, इसमें क्या किया जाता है, तो केमिकल पेस्टिसाइड्स मीन्स कीटनाशक का यूज़ किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स मीन्स रासायनिक खाद का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है। द कंबाइन
effect of these factors is that the groundwater level in a large part of Punjab has become inaccessible till depth of about 30 meters, and the chemicals from the pesticides and fertilizers have dissolved in the groundwater causing health hazard. अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है, देखिए इसका क्या नतीजा हुआ. ये कंबाइनली केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज़ करना, ग्राउंड वाटर का ज़्यादा ओवर यूज़ करना, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ. तो क्या दिया देखो, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दिस फैक्टर्स इज दैट ग्राउंड वाटर लेवल इन लार्ज पार्ट ऑफ पंजाब हैज़ बिकम इनएसेसिबल टिल डेप्थ ऑफ अबाउट 30 मीटर्स. अभी पंजाब के कई ऐसे इलाके जहाँ पे भूजल जो है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो 30 मीटर से भी नीचे चला गया है और ये आसानी से नहीं मिल पाता है. अंडरस्टैंड. एंड द केमिकल्स, अभी ये जो केमिकल्स है, कीटनाशक, खाद, इससे क्या होता जा रहा है, तो वो पानी जो है वो जहर, ये जो केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड है वो पानी में घुलकर क्या बनता जा रहा है, तो जहर बन गया है, जिससे लोगों के हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा है. अभी ये देख सकते हैं कुछ एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, किस तरह से ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, उसे यूज़ किया जा रहा है, इससे निकाला जा रहा है. और वेट पैडी फीड, धान की जो खेती है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से वेट है, इसे रखने के लिए ग्राउंड वाटर का यूज़ किया जा रहा है. अभी आगे दिया देखो, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द एरिया ऑफ पंजाब हैज़ बीन क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉयटेड. पंजाब का नियर अबाउट लगभग 80% जो क्षेत्र है वो क्या है, तो ओवर एक्सप्लॉयटेड मीन्स अत्यधिक उसे एक्सप्लॉयट किया गया, ऐसा बताया गया है. 80% एरिया. इन अदर वर्ड, वी हैव ड्रॉन वाटर एट अ रेट मच ग्रेटर दैन एट विच रिस्टोरेशन एंड रीजेनरेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज पॉसिबल. हमने क्या किया है कि पानी जितने तेज़ी से हम निकाल रहे हैं उतने तेज़ी से वो ज़मीन में वापस नहीं जा रहा है, इस तरह से उसका यूज़ हो रहा है. मीन्स जितना उसका इल्फिल्ट्रेशन होना चाहिए, जितना वो रिस्टोर होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा हम वाटर क्या कर रहे हैं, तो वहाँ से निकाल रहे हैं ज़मीन से. अंडरस्टैंड. तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम हम देख सकते हैं. वी कैन सी दैट फूड सिक्योरिटी वॉज इंश्योर्ड फॉर द शॉर्ट टर्म, बट द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस विल टेक टाइम एंड एफर्ट टू हील. इससे ये हुआ कि जो थोड़े समय के लिए जो हमारा प्रॉब्लम था देश का, क्या फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, ये ज़रूरत पूरी हो गई, बट द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस विल टेक टाइम एंड एफर्ट्स टू हील. मगर जो लंबे समय के लिए नुकसान हुआ है वो बहुत गहरा होगा, और ये जो नुकसान है इसे ठीक करने के लिए बहुत समय और क्या लगेगी, तो एफर्ट्स मीन्स मेहनत लगेगी इसे ठीक करने के लिए. अभी आपके सामने देख सकते हैं पंजाब जो है स्टेट, उसका मैप दिया है. आप देख सकते हैं कि डेप्थ ऑफ वाटर लेवल, मैप ऑफ पंजाब एंड चंडीगढ़, जून 2022 का ये चित्र है, मैप है पंजाब का. और अब ये जो मैप है वो हमें दिखाता है कि पानी जो है वो कितना गहराई पर है. क्या दिया है, डेप्थ ऑफ वाटर लेवल, वाटर की जो डेप्थ लेवल है, गहराई है, वो किस तरह से पंजाब की. अंडरस्टैंड. अभी यहाँ पे जो एम ब्रैकेट में दिया देखो, MBGL, मीटर बिलो ग्राउंड लेवल, ज़मीन की जो सतह है उसके नीचे कितना गहरा पानी है ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा. तो रेड कलर बता रहा है कि 40 मीटर के नीचे यहाँ पे वाटर अवेलेबल है. इन सब रेड कलर से आप देख सकते हैं. अंडरस्टैंड. तो वाटर लेवल बहुत नीचे गया है, ये इससे हम समझ सकते हैं. ओके. फिगर नंबर 1.18 क्या दिया है देखो, जैसलमेर फोर्ट, राजस्थान का ये किला है जैसलमेर का. अ मड स्ट्रक्चर बिल्ड इन द 12th सेंचुरी. अभी ये देख सकते हैं कि जो 12th सेंचुरी है तब ये किला मिट्टी से बनाया गया था. बाद में क्या हुआ, तो रिफर्बिश्ड लेटर यूजिंग सैंडस्टोन, बाद में इसे दोबारा सुधारा गया इसको बाय यूजिंग सैंडस्टोन. अंडरस्टैंड. द केस ऑफ सीमेंट, अब इसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे. सीमेंट का क्या मामला है देखो, कि वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट सीमेंट. हम अपनी जो ज़िंदगी है वो सीमेंट के बिना सोच नहीं सकते. आवर हाउसेस, हमारे घर, स्कूल्स, उसके बाद हॉस्पिटल्स, अस्पताल जिसे बोला जाता है, एंड अदर बिल्डिंग्स, और बाकी कुछ बिल्डिंगें हैं. इसके साथ साथ ब्रिजेस, ओके, पुल, रोड्स एंड एयरपोर्ट्स ऑल रिक्वायर सीमेंट. इन सब के लिए क्या है, तो इन सबको बनाने के लिए सीमेंट की ज़रूरत होती है. द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट हैज़ बीन लिस्टेड एज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री.
याद रखना है आपको कि ये जो सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्रियाँ ये सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियाँ है, इंडस्ट्रीज़ है। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन रिलीज फाइन डस्ट दैट इंटर्स our lungs and those of animals, damaging them, settled on leaves of plants, decreasing their yields and causes soil and water pollution too। अभी ये जो प्रोडक्शन होता है सीमेंट का, सीमेंट बनाने की जो प्रक्रिया है, इससे क्या होती है तो बहुत सारी धूल निकलती है और वो क्या होती है तो हमारा ह्यूमन के साथ ही साथ एनिमल्स जो है उनके लंग्स में मीन्स फेफड़ों में जमा होकर वो हमारे लाइफ को नुकसान पहुंचाती है। साथ ही साथ यही धूल क्या होती है तो जो पौधे हैं उनके पत्तियों पर जाकर गिरती है, जम जाती है, जिसके जो यील्ड है, उपज है, वो कम हो जाती है। और इसके अलावा ये जो सीमेंट है वो क्या करता है तो इट कॉजेज सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन टू। इससे सॉइल मीन्स मिट्टी और पानी का भी प्रदूषण होता है। द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज़ क्रिएटेड गाइडलाइंस फॉर सीमेंट फैक्ट्रीज टू इंश्योर दैट द पोल्यूशन इज़ मिनिमाइज्ड एंड एलिमिनेटेड। अभी ये जो हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इन्होंने क्या किया है तो जो सीमेंट फैक्ट्री है इनके लिए नियम बनाए जिससे हम क्या कर सकेंगे तो प्रदूषण को कम या फिर पूरी तरह से रोक सकेंगे इसके लिए। इन एडिशन देयर इज़ अ मूव टूवर्ड्स क्रिएटिंग अल्टरनेटिव मटेरियल्स दैट रिड्यूस पोल्यूशन। आजकल क्या हो रहा है तो अल्टरनेटिव जो मटेरियल्स उसे भी ढूंढा जा रहा है, उसे भी फाइंड आउट, उससे बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे क्या हम कर सके तो पोल्यूशन कम कर सके। और इसमें क्या है तो इसमें क्या इंक्लूड होता है ट्रेडिशनल मटेरियल जैसे कि स्टोन एंड मड, पत्थर और मिट्टी का यूज़ करना, ये भी एक ट्रेडिशनल मटेरियल है जिससे हम पोल्यूशन कम कर सकते हैं। साथ ही साथ न्यू प्लांट बेस्ड मटेरियल्स, नए ऐसे प्लांट बेस्ड मटेरियल जो है उसका यूज़ करना, या फिर रिसाइकल करना मटेरियल्स को फ्रॉम वेस्ट प्लास्टिक, जो प्लास्टिक है उसका रिसाइकल करना, दैट इज़ ऑल्सो द वे कि इससे हम क्या कर सकते हैं पोल्यूशन कम कर सकते हैं। अभी एक फिगर दिख रहा है, देखो फिगर नंबर 1.19, अ कम्युनिटी बिल्डिंग इन ऑरविल। ऑरविल में एक कम्युनिटी बिल्डिंग है, देखो सामाजिक भवन, जिसे बनाया है ऑरविल अर्थ इंस्टीट्यूट ने, इन्होंने ये बनाया है। विच होल्ड द यूनेस्को चेयर फॉर अर्थ एंड आर्किटेक्चर। अर्थ एंड आर्किटेक्चर में अंडरस्टैंड, इसके लिए चेयर है। मिस ये जो कम्युनिटी बिल्डिंग बनाई गई वो बनाई गई मिट्टी से। ये आगे दिया है देखो, दिस मॉडर्न बिल्डिंग इज मेड ऑफ मड यूजिंग स्पेशल टेक्निक। मिट्टी का यूज़ करके इस खास तकनीक से इसे बनाया गया है। ये है आपके सामने कम्युनिटी बिल्डिंग इन ऑरविल्स। अंडरस्टैंड, traditional materials and methods are being combined with modern technological advances to create new materials that are sustainable. The process of production is less polluting, provide local employment and is designed keeping in mind the climate of the place. अभी यहाँ पे दिया देखो ट्रेडिशनल मटेरियल एंड मेथड्स, जो पारंपरिक ऐसी जो मटेरियल्स है, अंडरस्टैंड, सामग्री से बोल सकते हैं, और मेथड से तरीके हैं, उसे क्या किया जा रहा है कंबाइन किया जा रहा है किसके साथ में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में, आधुनिक तकनीक के साथ उसे क्या करना तो उसके साथ मेल बनाकर क्या करना तो क्रिएट न्यू मटेरियल्स, नए ऐसे मटेरियल्स पदार्थ बनाए जा रहे हैं। और ये जो पदार्थ बनाए जाएंगे वो कैसे रहेंगे, सस्टेनेबल मीन्स टिकाऊ वो है। और ये जो प्रोसेस हो रही है इसकी वजह से क्या होता है तो लेस पोल्यूशन होता है, इसके उत्पादन से कम प्रदूषण फैलता है और लोगों को जो लोकल है स्थानिक लोग हैं उनको रोज़गार भी ये देता है। और इस डिज़ाइन कीपिंग इन माइंड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, और वहाँ का जो जलवायु है क्लाइमेट है उसके अनुसार इसे बनाया जाता है। या आगे दिया है देखो, वृक्षायुर्वेदा इज एन एनिशियंट इंडियन बॉटनिकल साइंस दैट फोकसेस ऑन द स्टडी एंड केयर ऑफ प्लांट एंड ट्रीज। अब ये जो वृक्षायुर्वेदा है ये प्राचीन ऐसा भारतीय वनस्पति विज्ञान है जो क्या करता है तो स्टडी करता है और केयर करता है, जहाँ पे क्या होती है तो पेड़ों और पौधों की स्टडी होती है और उसकी केयर की जाती है, उसकी देखभाल पर ये केंद्रित है ये वृक्षायुर्वेदा। ठीक है, अभी जो टर्म है वो आई है संस्कृत से, क्या है वो, जैसे कि वृक्षा, इसका मतलब होता है ट्री, वृक्षा का मतलब होता है पेड़, और आयुर्वेदा का मतलब होता है साइंस ऑफ लाइफ और हेल्थ।
जीवन या फिर स्वास्थ्य का विज्ञान जिसे बोलते हैं हम आयुर्वेदा को। दिस ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम डेट्स बैक सेवरल मिलेनिया। मिलेनिया का मतलब होता है कि हज़ारों साल। ओके, तो ये जो उसे बोला जाएगा, ये जो परंपरा है वो हज़ारों साल पुरानी है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इट वॉज फॉर्मुलाइज इन टेक्स्ट सच एज सुरपास वृक्षायुर्वेदा अराउंड द 10th सेंचुरी। सुरपाल नामक जो विद्वान है इसने 10th शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में वृक्षायुर्वेदा नामक ग्रंथ में इसमें सीधा सीधा उसमें इसके बारे में बताया है, बॉटनिकल साइंस जो है हमारा उसके बारे में। तो वो जो बुक है उसमें क्या दिया है देखो, इट हैज़ इलेबोरेट रिकमेंडेशंस ऑन अ स्पेसिफिक प्लांट टू बी ग्रोन ऑन डिफरेंट सॉइल टाइप्स। अभी इसमें विस्तार में बताया गया है कि जो अलग अलग मिट्टी है उसमें कौन से पौधे उगाने चाहिए, अंडरस्टैंड, एंड प्रोवाइड इंटीग्रेट मेथड्स फॉर सीड कलेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड प्री प्लांटिंग ट्रीटमेंट। और साथ ही साथ ये जो बीजों को एकत्रित करना है, सॉइल सीड कलेक्शन, प्रिजर्वेशन में उसको सुरक्षित रखना और साथ ही साथ प्री प्लांटिंग ट्रीटमेंट, बोने से पहले की क्या तैयारी है इसके बारे में भी इसमें इंफॉर्मेशन दी है इस बुक में। सीड कलेक्शन जिसे बोला गया है कि भाई बीज को एकत्रित करना, उन्हें सुरक्षित रखना और बोने से पहले की तैयारी, इसके बारे में इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन दी है। इरिगेशन टेक्निक्स आर इलेबोरेटली डिस्क्राइब, सिंचाई की विधियाँ भी बताई गई है विथ रिकमेंडेशन वेरिंग अकॉर्डिंग टू प्लांट स्पेसीज, ग्रोथ स्टेज एंड सीजनल कंडीशन। अब ये जो सिंचाई की विधियाँ है वो कैसी बताइए, तो जो पौधे हैं उनकी जाति कौन सी है, कौन से पौधे वहाँ पे उगाए जाते हैं, उनकी उम्र क्या है, उन पौधों की ग्रोथ स्टेज के हिसाब से कितना पानी देना चाहिए, कितना वाटर देना चाहिए, और साथ ही साथ सीजनल कंडीशन, अलग अलग सीजन में कितना वाटर उसे देना चाहिए, पानी देना चाहिए, इसके बारे में भी उसमें बताया गया है अलग अलग जातियों के हिसाब से, प्लांट की जातियों के हिसाब से। इट स्पेसिफाइज पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज थ्रू नेचुरल रेपेलेंट्स एंड प्लांट्स दैट शुड बी ग्रोन टुगेदर। अभी ये जो बुक है इसमें कीटकनाशक या फिर कीट नियंत्रण, पेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी कुछ प्राकृतिक उपाय बताए गए हैं। कुछ प्राकृतिक दवाइयाँ, रिपेलेंट मीन्स प्राकृतिक दवाइयाँ जिसे बोल सकते हैं, उनका प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, तो पेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, दिस फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रमोट्स प्रैक्टिस लाइक क्रॉप रोटेशन, मिक्स क्रॉपिंग टू मेंटेन सॉइल हेल्थ। यह जो तरीका है टिकाऊ खेती, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का ही एक हिस्सा है। इससे क्या होता है, तो मिट्टी की जो सेहत है वो बनाए रखने के लिए इसको उपाय किया जाता है। इसमें क्रॉप रोटेशन मीन्स हर बार खेती में अलग फसल बोना, मिक्स क्रॉपिंग मीन्स एक ही खेत में कई सारी फसलें को बोना, ये इसमें शामिल है। इससे जो सॉइल की हेल्थ है वो क्या रहती है, तो मेंटेन रहती है। वृक्षायुर्वेदा also offer advice on proper methods of plugging soil so as to retain soil moisture as well as facilitate the growth of living organisms in the soil like fungi, bacteria and earthworm। अभी ये जो बुक है इसमें क्या बताया गया है, तो एक सलाह भी दी गई कि मिट्टी जो है उसे सही ढंग से क्या करना चाहिए, तो प्लग करना चाहिए, जोतना चाहिए। इसके बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन दी है इस बुक में, जिससे क्या होता है, तो मिट्टी की नमी, सॉइल का जो मॉइस्चर है वो बना रहता है, एज वेल एज फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और जो मिट्टी में रहने वाले जीव है वो भी पनपते हैं अच्छी तरह से। कौन से जीव, जैसे कि फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ओके, अर्थवॉर्म, ये जो ये अच्छे से पनप सकते हैं। इसके बारे में भी उसमें एडवाइस दी गई है इस बुक में। इसके बाद ये देखो केसलेट फ्रॉम सिक्किम, सिक्किम का एक उदाहरण देखेंगे हम। क्या दिया देखो, पेमास फैमिली फार्म इन सिक्किम फेस डिक्लाइनिंग यील्ड एंड माउंटिंग डेप्थ फ्रॉम एक्सपेंसिव केमिकल इनपुट्स। अभी जो पेमा है उसका परिवार जो सिक्किम में खेती करता था और उसकी जो फसल है वो उसका जो उत्पादन है वो लगातार कम हो रहा था। इसकी वजह से क्यों हो रहा था ये, क्योंकि जो एक्सपेंसिव ऐसे केमिकल इनपुट्स वो यूज़ कर रहे हैं, कीटनाशक उसका जो यूज़ कर रहे, इसकी वजह से उनका कर्जा भी बढ़ता जा रहा था। ठीक है, पेमा के फैमिली का। When the state government announced a policy to promote organic farming throughout the state, Pema's family decided to try। तभी राज्य सरकार ने क्या किया, तो पूर्वी सिक्किम में
ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन्स जैविक खेती को बढ़ावा देने की नीति लागू की, और पेमा का जो फैमिली है उस परिवार ने भी इसे अपनाने का फैसला किया। इट वॉज नॉट एन ईजी ट्रांजिशन, ये इतना सिंपल या ईजी ट्रांजिशन नहीं है, आसान बदलाव नहीं था। इनिशियली द यील्ड्स ड्रॉप्ड एज द सॉइल वॉज रिकवरिंग फ्रॉम ईयर्स ऑफ केमिकल यूज़। तो इसमें क्या है, तो ईजी नहीं है ये ट्रांजिशन। इनिशियली जो यील्ड रहेगा, जो उत्पादन होगा वो बहुत कम होगा, यील्ड ड्रॉप होगा बिकॉज ऑफ द सॉइल, क्योंकि सॉइल जो है वो रिकवर हो रही है। ऐसी सॉइल की जहाँ पे सालों से केमिकल यूज़ किया जा रहा था, तो उसे रिकवर होने के लिए टाइम लगेगा। इसकी वजह से शुरुआत में जो उत्पादन रहेगा उसमें घट होगी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक देख सकते हैं आप सिक्किम में किस तरह से हो रही है, उसका फोटो दिया है, देखो फिगर नंबर 1.20 में। द फैमिली स्विच टू कंपोस्ट, जो प्राकृतिक खाद है उसे यूज़ करने की शुरुआत की। किसने, तो फैमिली ने, पेमा की फैमिली ने। खेती उसमें उन्होंने बदलाव कर दिया पूरी तरह से। उन्होंने कंपोस्ट यूज़ करना शुरू कर दिया, प्राकृतिक खाद जिसे कहा जाता है। और ये प्रिपेयर किया जाता है नेचुरल पेस्ट रेपेलेंट, मीन्स जो नेचुरल पेस्ट उसका उसमें यूज़ किया जाता है। अंडरस्टैंड, नीम और गार्लिक का पेस्ट होता है। एंड स्टार्टेड ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप्स अक्रॉस द ईयर। अंडरस्टैंड, नीम और जो लहसुन है इससे बने हुए प्राकृतिक कीटकनाशक पेस्ट रिपेलेंट तैयार किए, और साल भर में अलग अलग उन्होंने फसलें उगाना शुरू किया। आफ्टर अबाउट 5 years, 5 साल बाद, पेमास फार्म वॉज थ्राइविंग। ओके, जो पेमा की जो खेती है वो अच्छे से चलने लगी। शी वॉज एबल टू सेल हर कार्डेमोम, जिंजर एंड ट्रेडिशनल वेजिटेबल्स एट प्रीमियम प्राइसेस। और उसकी जो वहाँ पे उगने वाला जो कार्डेमोम है, इलायची, अदरक और पारंपरिक जो सब्जियां है उसे बेचकर वो अच्छे दाम वहाँ से कमाने लगी। कौन, पेमा। In 2016, Sikkim became a 100% organic state with all of its farmland certified organic. 2016 में सिक्किम जो है पूरी तरह से 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला राज्य बन गया, जैविक राज्य वो बन गया। और उसकी जो सारी खेती है उन्हें आधिकारिक रूप से सर्टिफाइड ऑर्गेनिक मीन्स ऑर्गेनिक घोषित किया गया। द इफेक्ट्स वर ट्रांसफॉर्मेशनल, अभी इसका असर बहुत बड़ा रहा। लोकल बायोडाइवर्सिटी फ्लरिश, जो स्थानिक जैव विविधता है वो बढ़ी। ओके, विथ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स रिटर्निंग, जो लाभदायक कीड़े हैं और पक्षी जो है वो वापस आने लगे। टूरिज्म इंक्रीज एज विजिटर्स केम टू सी द ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल, पर्यटन बढ़ा क्योंकि लोग जो है वो जैविक खेती जो है उसे देखने के लिए, उस मॉडल को देखने के लिए आने लगे वहाँ पे। अंडरस्टैंड, उसके बाद दिया है देखो, फार्मर्स इनकम ग्रीव बाय 20% ऑन एवरेज। किसान जो है उनकी जो आमदनी है वो करीब 20% तक बढ़ गई। टुडे सिक्किम सर्व्स एज अ ग्लोबल मॉडल, आज सिक्किम जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। Demonstrating that an entire region can successfully transition to sustainable agricultural practices while improving both ecological and economic outcomes. अभी ये मिसाल है कैसे एक पूरा जो इलाका है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मीन्स टिकाऊ खेती की ओर बढ़ सकता है, और साथ ही साथ क्या कर सकता है, तो while improving both ecological and economic outcomes, और जो इकोलॉजी है, प्रकृति है, और अर्थव्यवस्था है, दोनों को बेहतर बना सकता है। इसके एक जिंदा मिसाल आप देख सकते हैं, दैट इज द सिक्किम। उसके बाद दिया है देखो, रिस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेस। अभी ये जो रिसोर्सेस है, संसाधन है, इनका जिम्मेदारी पूर्वक और समझदारी से उपयोग करने के बारे में इस पॉइंट में हम समझेंगे। इन द केस ऑफ नॉन रिन्यूएबल्स वी नीड टू इंश्योर दैट वी यूज द रिसोर्सेस so that they can last long enough for humanity to find more sustainable alternatives. ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है उनके मामले में हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनका उपयोग सावधानी से करें। अंडरस्टैंड, ताकि उसका लंबे समय तक उपयोग चल सके। और इसी बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, तो सस्टेनेबल सोर्स या फिर सस्टेनेबल अल्टरनेट हमें ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए हमें समय मिल सकता है, इसलिए हमें उसे बहुत ध्यानपूर्वक उनका उपयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड टू मेक द स्विच to renewable resources of energy for
मेनी पर्पजेज एज वी कैन। उदाहरण के लिए जितना संभव हो सके उन कामों के लिए हमें क्या करना है, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेस, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का हमें यूज़ करना चाहिए। अंडरस्टैंड। आगे दिया है देखो, अभी रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के लिए क्या एग्जांपल है, तो एक सैटेलाइट इमेज दी गई है फिगर नंबर 1.21 में, आप देख सकते हैं ये सैटेलाइट इमेज है। वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन राजस्थान। एक बहुत बड़ा ऐसा सोलर पार्क है राजस्थान में, दुनिया में सबसे बड़ा ऐसा सोलर पार्क आप देख सकते हैं जहाँ से सोलर एनर्जी बनाई जाती है। सैटेलाइट इमेज है ये उसकी, राजस्थान में ये है। इट कैन जनरेट इनफ इलेक्ट्रिसिटी टू पावर अबाउट 15% ऑफ करंट नीड ऑफ राजस्थान। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही, बिजली बनाई जा रही, वो क्या कर रही, तो आज 15% जो हिस्सा है पूरे राजस्थान में उसकी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट उसे फुलफिल करने का काम यहाँ से हो रहा है। इसके बाद और दिया है देखो, सोलर फार्म नियर रायचूर कर्नाटका। कर्नाटका में ये सोलर फार्म है, ये भी आप देख सकते हैं। आगे क्या दिया देखिए, द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडियाज लीडरशिप इन रिन्यूएबल एनर्जी। अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक गठबंधन है ये सोलर का। इंडिया जो है वो उसकी जो भूमिका है किसमें, रिन्यूएबल एनर्जी में, ये आप यहाँ से समझ सकते हैं। इंडिया एंड फ्रांस लॉन्च द इंटरनेशनल अलायंस फॉर सोलर एनर्जी IASE इन 2015। भारत और फ्रांस ने 2015 में यह अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंडरस्टैंड फॉर सोलर एनर्जी IASE का शुरुआत की। अंडरस्टैंड, अ कोलिजन ऑफ सनशाइन रिच कंट्रीज कमिटेड टू हार्नेसिंग सोलर पावर। और ये जो है ये ऐसे देशों का कोलिजन है, ओके, जो सनशाइन रिच है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सनशाइन आता है, उनके लिए ये सोलर पावर बनाने के लिए एक कोलिजन है ये। द अलायंस फोकस ऑन कंट्रीज ब्लेस्ड विथ अबंडेंट सनलाइट थ्रू आउट द ईयर। ओके, ऐसे देशों का समूह जहाँ पे साल भर सूरज की रोशनी भरपूर मात्रा में मिलती है और उसका उपयोग सौर ऊर्जा बनाने के लिए करना, ये इसका इंटेंशन है इस अलायंस का। इंडिया हैज़ हेल्प्ड चैनल बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनटू सोलर प्रोजेक्ट्स अक्रॉस डेवलपिंग नेशंस। भारत ने क्या किया, जो विकसनशील देश है वहाँ पे सौर ऊर्जा जो प्रोजेक्ट है उनके लिए अरबों डॉलर की मदद दी है। साथ ही साथ शेयरिंग टेक्निकल एक्सपर्टाइज, इसके साथ टेक्निकल एक्सपर्टाइज भी उन्होंने दिए हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को। एंड क्रिएटिंग अफोर्डेबल फाइनेंसिंग ऑप्शन, और साथ ही साथ वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई है इंडिया ने डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। द भाडला सोलर पार्क, ये जो द भदला सोलर पार्क is a symbol of India's solar ambitions, demonstrating how a country can transition from traditional energy source to renewable alternatives। राजस्थान का जो भदला सोलर पार्क है ये भारत की सौर ऊर्जा का एक महत्वाकांक्षा का वो प्रतीक है, और ये दिखाता है, ये शो करता है कि किस तरह से हम पारंपरिक जो ऊर्जा स्रोत है जैसे कोयला और पेट्रोलियम, ट्रेडिशनल, इसे हम क्या कर सकते हैं, ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स को, ट्रेडिशनल कौन से, कोयला और पेट्रोलियम को हटकर हम क्या कर सकते हैं, तो रिन्यूएबल अल्टरनेट्स की तरफ जा सकते हैं, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, इसका अच्छा खासा उदाहरण आपके सामने है। फॉर इंडियंस, और इंडियन लोगों के लिए, दिस अलायंस रिप्रेजेंट्स बोथ इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। ये जो है भारतीय लोगों के लिए या फिर भारतीयों के लिए केवल पर्यावरणीय जिम्मेदारी नहीं है, तो इससे हमें आर्थिक अवसर भी मिल रहे हैं इस अलायंस की वजह से। Even if we deal with these issues, we must be mindful that the distribution and access to resources, including basic one like water and clear water, is often unfair to some sections of societies। अब ये समस्याओं से निपटते हुए हमें ये याद भी रखना चाहिए कि जो संसाधन है, रिसोर्सेस है, उनका बंटवारा और उन तक पहुँच, वो जो है उन तक सभी लोगों के लिए बराबर नहीं हो रहा है। उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इन संसाधनों का बंटवारा जो वो सभी लोगों के लिए बराबर
नहीं हो रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो सिटीज है बहुत सारी, मेनी एरियाज डू नॉट रिसीव एडेक्वेट एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। शहरों के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पीने का पानी जो है वो पर्याप्त मात्रा में या फिर नियमित रूप से नहीं जा रहा है। एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज एंड एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स अफेक्ट्स दोज हु आर अनेबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम दीज हजार्ड्स। अभी आप देख सकते हैं कि जो हम अत्यधिक यूज़ कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में किसका, फॉसिल फ्यूल का, इससे क्या हो रहा है तो एयर पोल्यूशन हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रहा है, वायु का प्रदूषण हो रहा है। और इससे आप देख सकते हैं कि ऐसे लोग जो खुद को इससे बचा नहीं पा रहे तो वो इसकी चपेट में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एयर पोल्यूशन की चपेट में। तो इसका डेफिनेटली असर उनके हेल्थ पर ज़्यादा होता है। वी मस्ट रिमेंबर आवर रिलेशनशिप विथ नेचर एंड एक्ट एज अ स्टेवॉर्ड। हमें याद रखना चाहिए कि हमारा प्रकृति से गहरा संबंध है और एक्ट एज वी मस्ट एक्ट एज अ स्टेवॉर्ड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टूवर्ड रेस्टोरेशन। हमें क्या करना पड़ेगा तो स्टेवॉर्ड बनना पड़ेगा, मीन्स प्रकृति के जो संसाधन है उनका देखभाल करने वाला हमें बनना पड़ेगा और उनका रिस्टोरेशन मीन्स उनकी मरम्मत, रीजनरेशन उनका पुनर्जीवन और सस्टेनेबिलिटी टिकाऊपन इस दिशा में हमें काम करना होगा। द भगवद गीता रेफर्स टू लोक संग्रह, द आइडिया दैट एवरीवन मस्ट ट्रांसेंड पर्सनल डिजायर्स एंड एक्ट फॉर वेल बीइंग ऑफ ऑल। भगवद गीता के लोक संग्रह का उल्लेख है जिसका अर्थ यह बोल रहा है कि हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ है उससे ऊपर उठकर सभी के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। हैज़ द टाइम कम फॉर अस टू कंसिडर दिस सीरियसली। क्या ये टाइम आ चुका है कि इसे हम गंभीरता से ले। चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। देखो आगे की चैप्टर की तरफ बढ़ने से पहले क्या दिया है, देखो जो कुछ मुख्य बातें हैं बिफोर वी, ये चैप्टर में हमने जो पढ़ी है वो क्या है तो नेचुरल रिसोर्सेज आर मटेरियल्स एंड सब्सटेंसेज दैट अकर इन नेचर एंड आर वैल्यूएबल टू ह्यूमन। जो नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन, ये वे पदार्थ है जो प्रकृति से हमें मिलते हैं और ये मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ कैटेगराइजिंग रिसोर्सेज। अलग अलग तरीके से हम इन्हें बांट सकते हैं, जैसे कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल आर यूजफुल कैटेगरीज। ये कुछ यूजफुल श्रेणियाँ हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। द रिसोर्स कर्स, संसाधन का शाप, कैन बी ओवरकम थ्रू इन्वेस्टमेंट इन डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स। इन्हें ये जो है इसे हम क्या कर सकते हैं तो दूर कर सकते हैं। किस तरह से, तकनीक और कौशल से हम इसे उसमें निवेश करके हम इसे दूर कर सकते हैं। सबसे लास्ट का जो पॉइंट है वो क्या बता रहा है, देखो वी नीड टू बिकम विजिलेंट अबाउट द रेट एट विच वी यूज रिन्यूएबल्स सो एज नॉट टू ओवर एक्सप्लॉइट दैम। अभी ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है उनका उपयोग इतनी तेज़ी से भी हमें नहीं करना चाहिए कि वो खतरे में पड़ जाए या फिर खत्म होने लगे। जुडिशियस एंड वाइज यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल्स विल इनेबल स्ट्रेचिंग देयर यूज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है उन्हें हमें समझदारी से, सावधानी पूर्वक से हमें उसे इस्तेमाल करना होगा, जिसकी वजह से हम उन्हें क्या कर सकेंगे तो लंबे समय तक उनका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो रहा है और ये वीडियो भी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन हिंदी, ये अपना यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।